स्टार्ट। चलो जी, आ जाओ। खदीजा बहुत दिनों बाद आई है, खदीजा करेगी ये पहला क्वेश्चन। खदीजा से रीड कर लो प्लीज। खदीजा रीड कर लो यार। The diagram shows a measuring device. For which measurement is this device suitable? The diameter of a cylinder of aluminium of about 20 centimeter, distance between two molecules of zinc, length of a rod of iron of about 1 meter, thickness of a sheet of copper of about 1.5 millimeter. क्या लगता है, याद है? ये भूल गए। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता था? रिमेम्बर द इंस्ट्रूमेंट नेम? Micrometer screw gauge. वेरी गुड। ओके, और ओके तो कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में लग रहा D. है? डी, वेरी गुड। अच्छा, वैसे जो बी है वो भी तो पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं? वो तो बहुत छोटा नहीं है। है। ओके, यस, वेरी गुड। सही, वो आप उससे नहीं देख सकते, उसको आपको माइक्रोस्कोप वगैरह पे ले जाना पड़ेगा। ओके। ये वाला क्वेश्चन वैसा नहीं करना है, वैसा बेटा रीड कर लोगी तो। The graph shows how the speed of an object varies with time, which show describes the motion of the object at times p and q. अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा? Acceleration or distance. ओके। ओके सो सही हो गया। अच्छा, तो ये कहीं पे रेस्ट पे आपको दिख रहा है बाय द वे? पी और क्यू में से? जी सर। पी नहीं ये सर, वाला? p और q में तो नहीं। पी और क्यू में तो नहीं है, सही है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, पहले अगर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कांस्टेंट स्पीड होने वाली है ना? कांस्टेंट हाँ जी स्पीड। सर। एंड देन यहाँ पे डिसेलेरेशन। सही है। और फिर यहाँ पे जो है ना रेस्ट। सही है। और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन। सही है। और फिर यहाँ पे जो है ना कांस्टेंट स्पीड, ऐसे ही सोच रही हो ना? जी सर, आंसर सी होगा। गुड हो गया। तो आप सी कह रहे हो, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड देन क्यू पे एक्सेलरेटिंग। हाँ, सही सही। सही है। क्यू पे एक्सेलरेशन, वेरी गुड। चलो जी, आगे आ जाओ। नू रीड कर लोगी प्लीज। ओए होए, हैवी क्वेश्चन आ गया तो। A concrete block falls vertically from an airplane. The concrete block falls into the sea and sinks. Which graph shows the vertical motion of the concrete block? ओके। हम्म। ब्रो, कोई आइडिया? कुछ तो बोलो यार C, प्लीज। maybe. हाँ। C. सी। वाई नॉट डी? और वाई वाई सी, वाई नॉट ए बी? तुक्का लगाया या फिर कुछ सोच के भी बोल रहे हो? Speed gradually decreases. ओ, स्पीड ग्रेजुअली। आप बेसिकली ये अगर आप याद करो, जो हमारे पास वो वाला मोशन होता था, फ्री फॉल मोशन इन द एयर रेजिस्टेंस, राइट? तो उसके अंदर आपके पास जो है ना ग्राफ इसी तरह से बनता था, राइट? वो स्पीड ग्रेजुअली, स्पीड तो इंक्रीज होती है बट एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, रिमेम्बर ना? उल्टा बोल रहे हो आप, राइट? सो यहाँ तक तो सी और डी दोनों Yeah. सही है, ए बी गलत है, क्योंकि ए बी के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, राइट? एंड एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? एंड उसके बाद इस पॉइंट पे उसने हिट किया होगा वाटर को, सही है, और आपको ड्रास्टिक डिक्रीज इन द स्पीड दिखा है। एंड देन उसने जो है ना वो फिर पानी में जाके वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने लगा है, जो कि ग्राफ से हमें दिख रहा है, सही है। सो हमारे पास जो है ना ये सी, मेरे ख्याल से आपको लग रहा है, और सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो, वेरी गुड हो गया। चलिए जी, आगे आ जाइए। विच क्वांटिटी एग्जांपल ऑफ द वेट, तो तुम्हें पता है कि भाई फोर्स होने चाहिए, सही हो गया। चलो जी। विच स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? ओके। इट चेंजेस, चेंज नहीं होता when the, okay, the gravitational force on the object, okay. um it is zero if the object is, no it is not. It resists any change in the motion. ओए होए, ये आ गया ऑप्शन, सही है। जो आसान क्वेश्चन होने वाले हैं मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करने वाला हूँ, ओके। चलो। ओके जी, आज भाई क्या नाम है तुम्हारा? रियाज भाई, रियाज प्लीज रीड कर लोगे? A rectangular metal block is 20 centimeters long. The cross-sectional area of the block is 25 centimeter cube. The mass of the block is 4,000 grams. What is the density of the metal? हम्म। Sir, डेंसिटी we इज need इक्वल्स to टू? find the volume first.
ओके। mass over volume. सही हो गया। सो 4, अच्छा बाय द वे ग्राम्स के अंदर है, सो 4000 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। ओके, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, सो 25 इंटू 20। राइट, कर लो भाई, आ जाओ। 8 grams per centimeter cube. जनाब, ओके जी, आगे आ जाइए भाई, कौन करेगा? अली करेगा। अली, अली भाई ये मुंह की क्या हालत है? सही हो रहा है मुंह? क्वेश्चन रीड कर सकते हैं भाई? ऐसा। हम्म, रीड कर यस। सकते हो? पक्की बात है यस। ना, तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक। ओके ओके, आ The जाओ। diagram shows a beam lying on a ground and Q is lifted from the ground by force F and P of the beam remains on the ground. The length of beam is 3 meters and its weight is 600 newtons. The center of mass of the beam is at G equals to 1. G is 1 meter from the end P. What is the size of force F when it just reaches the end of Q from the ground? अच्छा, तो ये वाला सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि ये जो है ना पिवट की बात कर रहे हैं, पी के बारे में। ये सच है। सही है, ओके। तो हम तो अगर जी इसको टू क्यू जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर होगा फिर। G2Q, अब बट हमें वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो पिवट से सारा काम कर रहे हैं ना, तो हम हाँ एक हाँ डिस्टेंस ये लेंगे, सही, और एक डिस्टेंस पूरा वाला ले लेंगे, 3 वाला। सही है, ये वाला ले लेंगे। यस। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है ना G टाइम्स 1 इक्वल्स टू 3 टाइम आई क्यू क्या है? अच्छा, G इज अ वेट ना, तो ये हो जाएगा 6। सही है, एंड टाइम्स F। सही है, सो 600 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू F। सही है, सो थ्री टू वन ज़ा हंड्रेड थ्री 200 आ रहा है, गुड हो गया। सही है, चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा, आसान सी चीज़ है मेरे ख्याल से। द डायग्राम शोज अ स्टैंड। ओके, द स्टैंड होल्ड्स अ हैवी mass above the bench. Which two changes would be डेफिनेटली मेक द स्टैंड मोर स्टेबल? तुम्हें पता है मोर स्टेबिलिटी के लिए तुम्हारे पास बेस एरिया वाइड होना चाहिए, और तुम्हारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए वो नीचे होनी चाहिए। सही, लोअर द मास एंड मेक द बेस नैरोअर, नो। लोअर द मास एंड मेक द बेस वाइडर, यप। राइजेस द मास, नो। राइजेस द मास, नो। ओके, चलो आगे आ जाओ। ओके, ये करेगी खदीजा, करेगी। खदीजा प्लीज रीड कर लोगी यार? Footballer kicks a stationary football. His foot is in contact with the ball for 0.05 seconds. The mass of the ball is 0.4 kg. The speed of projection of the ball is 25 meter per second. What is the average force exerted on the ball by his foot? अच्छा जी, हम्म, क्या करेंगे? एवरेज फोर्स का फार्मूला क्या होता था? रिमेंबर द फार्मूला ब्रो। Mass times acceleration. ऐसा करेंगे, ओके। ब्रूस ने, अच्छा चलो, फाइन फाइन फाइन, कर लेते, मास टाइम एक्सेलरेशन कर लो। ओके, या फिर जो है वो आप चेंज इन, सही है, चेंज इन, अच्छा। इन्होंने जो है ना स्टेशनरी बॉल है, सही है, स्टेशनरी बॉल का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. 0, वेरी गुड, हो गया। सही हो गया, सो आपके पास जो है 0.4, सही है, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो है आपके पास 25 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सही है, एंड डिवाइडेड बाय जो टाइम है 0.05। ओके, कितना आ रहा होगा? 200. 200, ओके, वेरी गुड, हो गया। सही है जनाब। अ वुमन ऑफ अ मास दिस मच हैज अ काइनेटिक एनर्जी दैट मच, ओके। हाफ एम वी स्क्वायर लगा लोगे। अब देखो, बिल्कुल बेकार बेकार क्वेश्चन है, इसमें तो तुम्हें टाइम ज़ाया करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। फौरन देख के ही जो है ना, वी स्क्वायर, यार कोई मेरे लिए कैलकुलेट कर देगा प्लीज? 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50 अंडर रूट। सही है, कितना आ रहा होगा?
बच्चे कह रहे हैं 1.8, ऐसा ही आ रहा है। चलो, बिल्कुल सही आ रहा है। आ जाओ भाई। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी? chemical reaction in the core of the sun. Okay. Gamma ray in the sun core, nuclear fission in the sun core, है ना? तुम लोग को भी ये लग रहा होगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन? नहीं नहीं नहीं, गलत लग रहा होगा। तो अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, ओके। आ जाओ भाई। नूर, नूर बच्चे रीड कर लोगे प्लीज। To calculate the power produced by a force, the size of the force must be known. What else needs to be known to calculate the power? हम्म। अच्छा, वैसे जो पावर का फार्मूला होता है, वो फार्मूला अगर आप याद करो, थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, सो वर्क डन ओवर टाइम हम कह रहे थे, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम कह रहे थे, है ना? और अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा? A? आप ये कह रही हो। अच्छा, डिस्टेंस मूव और टाइम है। चलो, गुड हो गया, सही हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। रूम ऐसा नहीं करना, रूम ऐसा रीड कर लोगी तो। The research submarine is at a depth of 10,000 meters below the surface of the area. The average density of the water in the submarine is 1,030 kg per meter cube. The atmospheric pressure surface of the sea is 103,000 pascals. How many times greater is the pressure due to the sea water than the atmospheric pressure? अच्छा देखो, ये जो है ना, यहाँ पे दो दो चीजें आ रही हैं। देखो, ये आ गया मेरे पास सी, सही है। ये मेरे पास आ गया ग्राउंड, ओके। और यहाँ पे लग रहा होगा कुछ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लग रहा होगा वाटर का प्रेशर, सही, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर साथ में मिलके। खैर, अब आ जाओ, क्या करेंगे? ब्रो, कोई आइडिया दोगे प्लीज? तो जी एच से वाटर की निकालेंगे, फिर वाटर का प्रेशर निकाल सी का प्रेशर निकालेंगे, फिर दोनों प्रेशर में से देखेंगे ज्यादा बड़ा कौन सा अच्छा, ऐसा करेंगे, चलो कर लेते हैं। सो मैं निकालेंगे। सही हो गया। मैं जो है ना ये 10 ले रहा हूँ, सही है, इंटू 1030, सही है, इंटू 10, 1, 2, 3, ओके। ये मेरे पास आ गई डेप्थ, सही है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो मेरे लिए, सही है, तो या ये आ जाएगा 3 0 4 5 6 0 एंड देन 7 0, सो 7 zeros यहाँ से आ जाएंगे, सही है। एंड कितना आ रहा है? 1.0 1.03 एक्सपोनेंट 8, ऐसा बोल रही हूँ? जी सर। एक्सपोनेंट 8, सही है। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर ऑन द एट द सी ग्राउंड, ओके। ये आपके पास आ गया। अब उसने कहा कि हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इज द प्रेशर ड्यू टू द सी वाटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर आप देखो, सो 1 2 3 4 5, सही है। सो एक्सपोनेंट 5 पे ये है, एक्सपोनेंट 8 पे ये है, तो आपको 1000 लग रहा होगा, है ना? लग रहा है, ऐसा लग रहा है 1000। यस प्लीज बताओ यार। सर तो अगर पहले डिफरेंस निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? डिफरेंस ये दोनों में कितना डिफरेंस क्यों डिफरेंस। निकालोगे बच्चे? डिफरेंस थोड़ी निकालना है। देखो, टाइम्स का मतलब क्या? टाइम्स का मतलब डिफरेंस नहीं होता ना। अगर अगर तो वो डिफरेंस कहते तो डायरेक्ट डिफरेंस कहता, राइट। उन्होंने कहा कि हाउ मेनी टाइम इज ग्रेटर और लेसर, राइट। तो बेसिकली ना, इसके अंदर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम डिवाइड किया करते हैं, राइट। तो अब जो भी बड़ी वैल्यू है ना, 1.03 एक्सपोनेंट 8 को आप डिवाइड कर दो 1 0 3 1 2 3, इससे डिवाइड कर दो, राइट। सो यू विल एंड अप गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास, 1030, ये आ रहा होगा, सही है। ये आंसर आ रहा होगा, समझ रहे हो आप? जी सर। बस ये इस तरह से हम करते हैं, सही है। मतलब हम इसको ऐसे कहते हैं उर्दू में कि ये उससे कितने गुना बड़ा होगा, ये कितने गुना छोटा होगा, राइट। तो गुना का मतलब होता है कि वी आर टाइम्सिंग दैट बाय दैट अमाउंट ऑफ नंबर, राइट। सो अगर अगर मेरे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड इफ आई मल्टीप्लाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय दिस वैल्यू, आई विल गेट द प्रेशर ड्यू वाटर, ओके। ये इसका ये मतलब है। सही हो गया, चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, बैरोमीटर तुम लोग के सिलेबस में नहीं है ना? बैरोमीटर निकल चुका है, एज फार एज आई रिमेम्बर। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई। The student splashes the water on her face. Here are the three statements about the effect. The water uses the energy to evaporate. The water gains the energy from the student. The face of the student cools. Okay, which statement are correct? The water uses energy to evaporate. Yes, this is correct. ऐसा होता है, सही है। The water gain energy from the student. Yes, ऐसा भी होगा। And the face of the, yes, बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही होगी। चलो जी, आगे आ जाओ।
कौन रीड करेगा भाई? खदीजा, खदीजा ने कर लिया है। ईमान कर लेगी। ईमान रीड कर लोगी प्लीज। A bimetallic stripe is used to control the temperature of electrical appliances. It is made of two different metals fixed together. The diagram shows the shape of the bimetallic stripe before and after heating. Which statement is correct? Metal P contracts more than metal Q on heating. Metal Q contracts more than P on heating. Metal P expands more than metal Q on heating. Metal Q expands more than metal P on heating. एनी आइडिया ब्रो? जो बेंड हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, पहले ये देखना, ये सिंपल सा रूल है, राइट? जो बेंड हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सही है। क्यू जो है वो बेंड हो रहा है, सही है। क्यू जो है वो बेंड हो रहा है, सो क्यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, सही है। और पी एक्सपैंड हो रहा होगा, क्योंकि बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर जो है ना, एक चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरी चीज अल्टीमेटली एक्सपैंड हो रही होती है। तो सी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड मैन। अच्छा जी, थर्मोकपल नहीं है सिलेबस में, इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, ओके जी, कोई एक बच्चा नया आया था मेरे ख्याल से। सर वाई नॉट बी? वाई, देख लेते हैं। देखो, उन्होंने बी में कहा है कि मेटल क्यू कॉन्ट्रैक्ट मोर देन मेटल पी। मेटल पी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना ब्रो इसमें। इन्होंने, अगर तुम सेंटेंस पढ़ो तो ये सेंस बन रहा है कि बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग। मेटल क्यू इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज वेल एज मेटल पी, बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग। बट मेटल क्यू इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन मोर अमाउंट देन मेटल पी, राइट? इससे ये सेंस बन रहा है, राइट? लेकिन एक्चुअली में मेटल पी एक्सपैंड हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों के साइज छोटे हो रहे हैं, लेकिन एक का साइज कम छोटा हो रहा है, एक का साइज ज्यादा छोटा हो रहा है, राइट? बट आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला मेटल पी था, और ये एक्सपैंड होकर सर्कुलर फॉर्म में चल गया तो बढ़ गया, राइट? और क्यू जो है वो अंदर अंदर वाली साइड है तो वो कम हो गया, राइट? सो इट इज लाइक क्यू, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा ही शायद आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हो, राइट? नूर, क्लियर हुआ? चलो जी, आगे आ जाओ। ओके, रियाज बेटा रीड कर लेगा तो। Four blocks are made from different metals. Each block is heated for 5 minutes with an identical heater. Assume there is no energy loss from the blocks. The table gives the masses of the blocks and the temperature rises. Which metal has the highest specific heat capacity? हम्म। अच्छा, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? अगर तुम जनरली डिफाइन कर सकते हो, कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट तुम्हें दिख रहा होगा? नॉट द डेफिनेशन, नॉट द वैल्यूज, जस्ट तुम्हें अपने अपने तरफ से जो भी डिफाइन करना आता है तुम वो बताओ। यस यस, क्या कहते हो? Amount of energy needed to increase the अरे temperature नहीं of मेरी जान, मतलब अब ये डेफिनेशन है, ये तो रट्टा लगाया हुआ है, मैंने भी रट्टा लगाया हुआ है, मैंने क्लास 9 से रट्टा लगाया, तो ऐसा हैवी रट्टा लगाया अभी तक याद है, सही है। ये नहीं बताना, मतलब आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसको समझाओगे कैसे? मतलब अगर मैं दो मेटल आपको दे दूं, एक दोनों को मैं हीट करूं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसकी कम है? uh, amount of heat required for it आए, to increase अबे in अबे अबे, temperature. है, अच्छा। वही डेफिनेशन तो उल्टी पुल्टी करके दे रहे हो, है ना? अरे यार, हैवी। ओके, एनीबडी एनीबडी, ओके सही है, सही कह रहे हो, बट ओके। एनीबडी एल्स, और किसी को आता है? नूर, खदीजा, ईमान, वैसा, अली? सर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों मेटल्स में, देखेंगे जितनी एनर्जी दी है जिसका पहले बढ़ रहा है उस हिसाब से देखेंगे, है, जिसकी अच्छा। ज्यादा हाई होगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई? खदीजा, नूर, अली, ईमान, कुछ तो बताओ यार प्लीज। ओके, चलो फाइन। अच्छा देखो, अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास दोनों बच्चों ने सही कहा, रियाज ने भी सही कहा, रुमैसा ने भी सही कहा, बट रियाज इज जस्ट यूजिंग द स्टेट द डेफिनेशन टू एक्सप्लेन, एंड रुमैसा ने थोड़ा अच्छा बताया, सही कि वो जो है अपने दिमाग से थोड़ा बता रही थी। सही, बेसिकली ये होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि आपके पास जो मास है ना, सही है, अगर आप कोई भी एक यूनिट मास ले लो, या अगर यूनिट मास नहीं भी है तो जस्ट हीट कैपेसिटी बन जाएगी। सही है कि उस यूनिट मास को आपको गर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट? अब अगर मैं एक मेटल दे दूं आपको, और एक जो है ना मैं कोई वुड दे दूं आपको, कोई और चीज दे दूं, तो जाहिर बात आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वुड की ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए।
कंपेयर टू जो मेटल है, राइट, क्योंकि मेटल के अंदर कंडक्शन ज्यादा है, जिसके अंदर कंडक्शन ज्यादा होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, राइट, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कंडक्ट कर रहा है, राइट, तो उसका जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ा है, जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ओके, तो खैर, तो आ जाओ भाई, रियाज क्या कहते हो अब इसका इसका क्या बताओगे, यानी इसका आंसर क्या बताओगे? सर डी। डी बताओगे आप? तो अच्छा, बी क्यों नहीं भाई? सर द मास इज लेसर। हम्म, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन्होंने कहा कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल बहुत कम हो, राइट, टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल बहुत कम हो, दैट शोज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट शोज द पुअर कंडक्टर बाय द वे। ओके, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन पुअर कंडक्टर। ओके, यस सर। सही हो गया। सो अब देखो इन्होंने, देखो ए के अंदर अगर तुम देखो और सी के अंदर देखो, ये तो गलत लग रही है क्योंकि इसके अंदर ग्रेटेस्ट टेम्परेचर फॉल आ रहा है या टेम्परेचर राइज आ रहा है, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 2 किलोग्राम का मास है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 का टेम्परेचर राइज आ रहा है विच इज स्मॉलर, और यहाँ पे ज्यादा मास है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो, इसका मतलब है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होने होने वाला है, ये सबसे जो है ना बेस्ट, ये इंसुलेटर बेसिकली होने वाला है ए, राइट। समझ पा रहे हो भाई? यस सर अंडरस्टूड। परफेक्ट। आ जाओ भाई, क्या नाम है, आए अभी अभी तो आया भाई, अगेन। क्यों भाई, मैंने ये समझाया उमर, मैंने ये समझाया कि जो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि गुड इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। ओके, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है, यानी वो देर से गर्म हो रहा है, तुम्हें उसको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ी, जैसे कि लकड़ी है, राइट, तुम लकड़ी को चूल्हे में डाल के रख दो, फॉर एवर लग जाएगा उसको गर्म होने में, लेकिन अगर तुम वही अम्मा जो है वो तुम्हारी खाना बना रही हो और उनसे जो है ना चम्मच छूट जाए, सही है, तो अब वो जैसे ही वो हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, राइट। तो जो गुड कंडक्टर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, फौरन फौरन हीट अप होगा, राइट। जो पुअर कंडक्टर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी उसको तुम्हें बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी तब जाके वो गर्म होगा, राइट। तो उसका टेम्परेचर राइज या उसका टेम्परेचर फॉल बहुत कम हो, दैट शोज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर फॉल इन दोनों का कम है, एंड लेस मास पे टेम्परेचर राइज और फॉल कम होगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये हिसाब किताब है। आई विश कि समझ में आएगा भाई। आ जाओ भाई, अली, रीड कर लो भाई। A scientist measures the air temperature at different heights from the floor in a cave. The results are recorded by this altering the height affect the temperature. जगह हम्म, हाइट कम हाइट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर सही हो गया, केव के अंदर ही बड़े खड़े में, सही है। डिफरेंट हाइट फ्लो इन अ केव। ओके, रिसर्च वाइड हो में गया। क्या होगा? अच्छा, अगर अगर वैसे तुम सोचो कि जब तुम ऊपर जा रहे हो ना तो ये तुम्हें हीट अप मिल रहा है, मतलब ये तुम्हारे पास ग्राउंड है, सही है, ग्राउंड पे तुम्हारे पास कूल है, सही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास हॉट है, राइट। तो इसका मतलब है कि तुम्हें वैसे ये बात पता है कि हॉट एयर जो होती है वो वैसे राइज हो जाती है, कूल एयर डेंसर होती है तो वो फॉल हो जाती है, राइट। तो एक तो ये बात तुम्हें पता है, तो उसके तो उसके वहां कॉन्सेप्ट। वाले ये सी होगा कि वहां में इज लेस डेंस देन कूलर एयर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, सही हो गया ना, क्योंकि वो वार्म, अब केव ऊपर से बंद है, राइट, केव है वो तो उसका आने जाने का रास्ता जमीन से होता है, राइट, तो ऊपर से बंद है तो ऊपर वो हॉट हो जाए, हीट अप होती रहेगी, राइट। चलो, वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि फोर सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मटेरियल मेटल आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। ओके, सॉलिड स्फीयर है, सही है, मेड ऑफ द सेम मेटल, ओके, एंड सेम टेम्परेचर। ओके, which sphere initially lose thermal energy by the radiation at the greatest rate। ओके, अच्छा, स्फीयर मेटल सेम है लेकिन उनके साइजेस डिफरेंट है, राइट, जिसका साइज बड़ा होगा उसका रेट ऑफ लूज बहुत ज्यादा होगा, राइट, जिसका साइज छोटा होगा उसका जो लूजिंग है वो बहुत कम है, सही है। तो इन दोनों के साइजेस बड़े, क्योंकि डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना साइज ज्यादा बड़ा होगा, राइट। तो इन 5 वालों में तो हो नहीं सकता क्योंकि इनके साइज छोटे हैं, सही है। इन दोनों के अंदर होगा, यानी इन दोनों के अंदर रेट ऑफ हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा, सही है, पहली चीज। फिर उसके बाद जो डल सरफेसेस होती हैं वो ज्यादा हीट इमिट करती हैं, गुड इमिटर होते हैं, और जो शाइनी होती हैं वो बैड इमिटर होते हैं, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारे पास ए आ जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी, जो आसान आसान सी चीजें वो बाय द वे मैं खुद ही कराता जा रहा हूँ। ओके, विच रॉड डिस्क्राइब
डिस्क्राइब्स अ लाइट वेव। ओके, तुम्हें पता है कि लाइट तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सही है। और लाइट जो है वो तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, और ट्रांसवर्स के अंदर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर। ओए हो यार, ईमान लेवल हो गया ईमान। सही है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट सही है, तो ये आपने बता दिया, वेरी गुड हो गया, सही है। अच्छा, इन्होंने बाय द वे कहा भाई 22 के अंदर, ऑल दो आसान है, उमर से मैं करवा रहा हूँ, लेकिन उमर ने एक और भी क्वेश्चन करना होगा, उमर से रीड कर लोगे तो। A radio wave transmitter broadcasts at a frequency of 200 kilohertz. What is the wavelength of these radio waves? भाई उसने कहा कि रेडियो वेव है, रेडियो वेव ब्रॉडकास्टर है, और रेडियो वेव है, रेडियो वेव की स्पीड कितनी होती है भाई, हमें पता होता है बचपन से, 3 हमारे ईमान। exponential k. अरे यार क्या बात है यार, दिल जीत लिया आपने तो। सही है, सो आपने फॉर्मूला लगा दिया, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ऐसे ही लगाओगे ना। और 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपने लगा दी 200 और एक्सपोनेंट 3, राइट, इक्वल्स टू लैम्डा। सही। Sir, 1500. 1500 आ रहा है, सही हो गया, सो ये सी आ जाएगा, सही हो गया। चलो, Yes. वेरी गुड हो गया। सर आज इनमें हर्ट्स में कन्वर्ट नहीं करें? किलो, हाँ ना, मैंने किया ना, देखो 200 एक्सपोनेंट 3 लगाया कन्वर्जन के लिए, 3 जीरो लगा दो, 1000 से मल्टीप्लाई जिसको आप कहते हो, है ना, मैंने किया Okay. कन्वर्ट, सही। चलो, ये भी कर लो। ओए हो, ये तो टाइट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। उमर, आप नहीं करना है। Okay. एक मिनट सर। An optical lever is a very sensitive device for detecting small rotations. A lamp sends a narrow beam of light onto a small plane mirror attached to a shaft whose rotation is to be measured. The operation of the device is shown in the plan view. The सही हो गया। beam from the lamp reflects from the mirror to give small spot of light on a scale placed just above the lamp. The shaft and mirror rotate through 1 degree. The spot of light moves along the scale. The table shows the angle through which the reflected beam rotates and the condition required for high sensitivity. फॉर द हाईएस्ट इंटेंसिटी, हाईएस्ट सेंसिटिविटी, ओके। अच्छा, इन्होंने कहा है कि स्मॉल रोटेशन, अगर स्मॉल रोटेशन है तो इसका मतलब है कि एंगल आपके पास जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, राइट, सही है। और टू मेजर द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस शोन इन द प्लेन, ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 डिग्री का एंगल, द लैम्प एंड द स्केल नीडेड टू बी एज क्लोज टू द मिरर एज पॉसिबल, ओके है। अगर क्लोज होगा देन यू रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज डिग्री, राइट, सही है, क्योंकि अगर आप क्लोज किसी भी चीज के खड़े हुए होते हो तो आपको एंगल के हिसाब से ज्यादा एंगल कवर करना पड़ता है काम, जैसे गाड़ी गाड़ी होती है ना, अगर गाड़ी स्लो स्पीड पे चल रही है तो तुम्हें स्टेयरिंग बहुत ज्यादा मोड़ना पड़ेगा गाड़ी को टर्न करने के लिए, लेकिन अगर गाड़ी फास्ट हाई स्पीड पे चल रही है तो तुम अगर हल्का सा भी मोड़ोगे तो गाड़ी का अच्छा खासा टर्न आ जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, राइट। सो सेकंड, अगर द लैम्प 1 डिग्री, द लैम्प एंड द स्केल नीडेड टू बी एज फार फ्रॉम द मिरर एज पॉसिबल, ओके। 1 डिग्री पे अगर तुम बहुत फार रखोगे तो तुम्हें उसका इससे चेंज थोड़ा दिखेगा ऊपर। नहीं। हम्म। बस ये बस। देखो, ये देखो, सही है। 1 डिग्री पे अगर तुम बहुत फार रखोगे तो वो तुम्हें चेंज दिखेगा नहीं, वो चेंज, वो लाइट जो है ना वो वापसी लैंप पे ही आ जाएगी, राइट। तो तुम्हें डिग्री थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सही है, डिग्री थोड़ा सा बढ़ा दो और उसको थोड़ा दूर रख दो, सही है। The lamp and the scale need to be close. The lamp and the scale needed to be far, right? So अगर लेंथ को ज्यादा रखोगे, मतलब लाइक इफ यू इंक्रीज दिस लेंथ, राइट, इसको उठा के पीछे कहीं रख दो, राइट, एंड ये एंगल ले लो थोड़ा सा 2 डिग्री तक ले लो, सही है, ताकि जो है ना तुम्हारे पास जो आप कह लो कि जो तुम्हारे पास ऑपरेशन है ना, उसकी उसकी मूवमेंट तुम्हें फौरन डिटेक्ट हो पाए, राइट, तो उससे तुम्हारे पास जो है ना ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ लो। चलो जी, आगे आ जाओ।
रेयर फैक्शन दिए हुए तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तुम्हें पता है कि भाई ओके, तुम्हें वैसे ये बात पता है कि भाई ये जो है ये वाला पोर्शन कंप्रेशन है, ये रेयर फैक्शन है, ये कंप्रेशन है, सही है। और तुम्हें पता है कि एक कंप्रेशन, आधी कंप्रेशन, फिर एक पूरी रेयर फैक्शन, फिर आधी कंप्रेशन, ये तुम्हारे पास मिलके एक वेवलेंथ बनाती है, राइट। तो तुम्हारे पास जो है ना ये सी वेवलेंथ होने वाली है, सही है। बी एक्सपेंशन होने वाली है, रेयर फैक्शन कह लो, डी और ए जो है वो कंप्रेशन होने वाली है, सो उन्होंने रेयर फैक्शन कहा है तो बी आपका ऑप्शन हो गया, सही है। चलो आगे आ जाओ भाई। ओके, रीड कर लो प्लीज, खदीजा रीड कर लो यार। Diagram shows white light passing through a prism. Which description of what happens as the light passes into the prism is correct? The हम्म। speed of red light is less than the speed of the violet light, and the red light is least refracted. Speed of red light is greater than the speed of violet light, and the red light is least refracted. Speed of violet light is less than the speed of red light, and the violet light is least refracted. Speed of the violet light is greater than the speed of the red light, and violet light is least refracted. क्या कहोगे आप? अच्छा, वैसे तो एक चीज तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो कि जो चीज लेस रिफ्रैक्ट होगी वो ऊपर होगी, राइट। अगर तुम यहाँ पे स्क्रीन लो तो स्क्रीन पे जो चीज ऊपर होगी इसका मतलब है कि इट इज लीस्ट रिफ्रैक्टेड, और जो नीचे है इसका मतलब है इट बेंड्स 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 एंड इट गेट लाइक मोर रिफ्रैक्टेड, ओके। तो वॉयलेट नीचे है, सो वॉयलेट शुड बी ग्रेटर मोर रिफ्रैक्टेड देन रेड, ओके। एक बात तो ये पता चल रही है, राइट। अच्छा जी, दूसरी चीज तुम्हारे पास है स्पीड के बारे में। तो अच्छा, अब ये मत समझना कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट की जो स्पीड सेम होनी चाहिए। देखो वो स्पीड एयर के अंदर सेम होती है, ग्लास के अंदर चूंकि वेवलेंथ अलग अलग है ना दोनों की, तो स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है, राइट। मीडियम के अंदर स्पीड डिफरेंट हो जाती है, राइट। एंड क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड लाइट की जो स्पीड होनी चाहिए दैट वुड ऑल्सो बी हायर, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द सर, वॉयलेट लाइट। हाँ जी। वायलेट की स्पीड ज्यादा नहीं होगी? ब्रो स्पीड प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से, समझ रहे हो। इस केस के अंदर स्पीड आप प्रोपोर्शन करोगे वेवलेंथ से, सही है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, सही है, कंपेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट की तकरीबन 400 नैनोमीटर होती है, रेड की 700 नैनोमीटर होती है, राइट। तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, सही है। तो इसकी स्पीड इन दिस मीडियम ग्लास वाले मीडियम के अंदर, सिर्फ एयर के अंदर नहीं, ग्लास वाले मीडियम के अंदर इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी कंपेयर टू वॉयलेट वाला, सही है। ओके। चलो जी, आगे आ जाओ। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि पुलिस कार विद इट्स सायरन साउंडिंग is stationary in a heavy traffic. A pedestrian notice that although the loudness of the sound produces does not change, the pitch varies. Okay, pitch तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है, सही है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया तुमने, बट लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन और रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड, सही है। लाउडनेस कांस्टेंट है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, सो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी वेरिंग, ओके। चलो हो गया, आगे आ जाओ भाई। क्या नाम है, नूर, नूर बच्चे रीड कर लोगी प्लीज। A piece of steel is slightly magnetized. It is hit several times with a hammer. What effect will this have on the steel? आसान सी चीज आ गई, ये तो डीमैग्नेटाइजेशन वाला हिसाब किताब है ना। B. बी कह रही हो आप, इट बिकम मैग्नेटाइज मोर आई। एक सेकेंड, इज स्लाइटली मैग्नेटाइज, इट इज हिट सेवरल टाइम विद अ हैमर, ओके। सो इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, क्यों बी, क्यों? मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओगे यार। यस। Guess करिए. आई हाई, अबे अच्छा चलो, ओके, समझते हैं समझते हैं। Okay, so a piece of the steel is slightly magnetized. Okay, it is hit several times with a hammer. Okay, what effect will this have on the steel? The steel is parallel to the strong magnetic field. क्या मतलब है, रिलेट क्यों नहीं कर रहा क्वेश्चन? ऊपर कुछ और बात कह रहे हैं, नीचे कुछ और बात कह रहे हैं, लिख कुछ और है, नहीं। द स्टील इज पैरेलल टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर पैरेलल होगी तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास करेंगी, तो उसकी वजह से जो है ना वो मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा, ओके। सो इट बिकम मैग्नेटाइज मोर स्ट्रांगली, फाइन फाइन।
इट लूजेस मैग्नेटिज्म, ओके नहीं। अच्छा जी, द स्टील इज एट राइट एंगल टू अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात है परपेंडिकुलर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाएंगी। सो ये आपके पास जो है ना, इट लूजेस मैग्नेटिज्म, इट लूजेस मैग्नेटिज्म, तो ये आपके पास बी बन रहा है। सही हो गया ना? नूर समझ में आया ना? जी। और भाई अगर कोई तुक्का लगा रहा हो ना कहीं पे अगर कोई तुक्का लगा रहा हो तो भाई मुझे कमेंट में बता दिया करो, सर ये कोई तुक्का था मेरा, आप समझा दो प्लीज। ओके। तो बस ये कर लिया करना, सही है ना? अगर कोई तुक्का लगा रहे कोई टेंशन नहीं है, तुक्का चल जाता है भाई, मैं भी लगाता था, मैं तो भाई पूरे ट्रेंड बनाए हुए थे कि इस क्वेश्चन आएगा तो इसका तुक्का ये हुआ करेगा, सही है। तो लेकिन अगर तुक्का लगा रहे हो तो भाई समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं बता दूंगा। ओके चलो। अच्छा जी, वैसे तुम्हारे पास students set up four experiment using the bar magnet and the other metal object. North and south pole of the bar magnet are labeled N and S. Okay, okay. Which pair attract each other? Okay. नॉर्थ साउथ है ये अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ एंड आयरन है ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ एंड कॉपर है इसमें कुछ नहीं होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ है इसमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मैग्नेट होते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल ऑपोजिट अट्रैक्ट कीजिए राइट, तो वो वाला रूल हमने यहाँ पे लगा दिया राइट। अच्छा ये मैग्नेट है बट ये आयरन है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, और आपको पता है कि मैग्नेटिक मटीरियल ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ओके, ये ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, सो ये मैग्नेट रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा 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 जो है वो अट्रैक्ट हुआ करेगा मैग्नेट से, राइट। सो उस रूल के हिसाब से ये भी सही हो गया, सही हो गया। एंड जो थ्री है, कॉपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल सो कॉपर विल नॉट बी अट्रैक्टेड नीदर रिपेल्ड, ओके, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, सही। एंड यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी, सही है। सो वन एंड टू आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। ओके, आ जाओ भाई। अच्छा ये भी बेकार बेकार सी चीजें, सही है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अच्छा तुम्हें क्रॉस क्रॉस बना के दिया हुआ है, इसका मतलब है एवरीथिंग इज गोइंग इन टू द प्लेन, ओके, इन टू द प्लेन राइट। एंड तुम्हें पता है कि राइट हैंड ग्रिप टूल लगता है, थंब तुम्हारा डाउनवर्ड हो जाएगा, और फिंगर जब तुम कर्ल करोगे तो मेरे पास जो फिंगर आ रही है वो फिंगर आ रही है क्लॉकवाइज, हमारी घड़ी तो, मेरी घड़ी बंद हो गई, लो मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज आ रहा है, सही है। तो क्लॉकवाइज बोले तो यूं, सही है। अच्छा जी, ए और सी में डायरेक्शन सही है। अच्छा तुम्हें पता है कि एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डिस्टेंस है ये इंक्रीज होने लगते हैं, विच इज लाइक करेक्टली ड्रॉन इन सी एंड इनकरेक्टली ड्रॉन इन बी, क्योंकि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इक्वल डिस्टेंसेस रखे हुए, इक्वल डिस्टेंसेस रखे हुए, समझ रहे हो ना बच्चों? तो आपके पास जो है ये सी इज अ पॉसिबल ऑप्शन। ओके, which quantity is defined as the energy transferred by the cell in driving a unit charge around a complete circuit? EMF की बात कर रहे हैं, ओके। अगर तो देखो वो ये डेफिनेशन को इस तरह से करते हैं, एज अ एनर्जी ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रॉन इन द रेजिस्टर, ओके। तो ये फिर क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बन जाती है, ओके। ईएमएफ का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सेल से, और कहाँ जा रही है, वो जा रही है बाहर, मतलब जो है ना सर्किट के अंदर जा रही है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है वो सेल से नहीं हो रही होती, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है रेजिस्टर को ट्रांसफर कर रहा होता है। चलो जी आगे आ जाओ, प्रोफेसर रीड कर लोगी तुम? There is a current in a variable resistor when a potential difference is applied across it. In which situation is the current increase? ओके, V is equals to IR से देखेंगे। ओके, देख लेते हैं, आ जाओ। ये आ गया वेरिएबल रजिस्टर आपका, सही है। और सही है। अच्छा जी, अब अगर हमें हमारे पास जो करंट है, सही है, ये आ गया हमारे पास करंट, और अब ये जो करंट इसमें से पास हो रहा है इट डिपेंड्स अपॉन V इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम होने वाला है, सही। आप कह रहे हो सी कीप द पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस, आए, हाँ ओके ओके फाइन। डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो आपके पास जो है वो करंट इंक्रीज होने लगेगा, सही है, गुड हो गया। आ जाओ भाई, ईमान कर लेगी, ईमान प्लीज रीड कर लोगी? A student uses four ammeters P, Q, R, and S to measure the current in different parts of the circuit shown. Which two ammeters read the largest current? बहुत सिंपल सा ब्रो, रीड द लार्जेस्ट करंट, ओके। यस ईमान, ईमान कुछ तो बोलो यार प्लीज।
अच्छा वैसे तुम लोग को ये बात पता है, तुम लोग को ये बात पता है कि अगर करंट ब्रांच के अंदर जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? मतलब लेट से मान लो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से जो है ना 2 का करंट निकला था 2 का करंट निकला था 2.0 एम्पियर का करंट निकला था, लेट से हम मान लेते हैं दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, राइट? तो 1 का करंट यहाँ पे चले जाएगा, सही है, और 1 का करंट यहाँ पे चले जाएगा, राइट? अब देखो वो 2 का करंट यहाँ से आ रहा है, 2 का करंट यहाँ से है, तो पी जो है वो 2 का करंट रजिस्टर कर रहा है, राइट? एंड जब वो 1 यहाँ पे आएगा, सही है, और वो 1 यहाँ पे आएगा, सही है, तो वापसी 1 कंबाइन हो जाएंगे, राइट, और 2 बन जाएगा, सही है। सो पी एंड क्यू विल गोइंग टू रीड द फुल मैक्सिमम करंट, वाइल आर एंड एस विल गोइंग टू रीड द पार्शियल करंट, जो कि इसके पाथ के अंदर से पास हो रहे होंगे, राइट? ईमान समझ रही है ना? ईमान प्लीज बोलो। ठीक है, ठीक है। पक्की बात? ओके, पी एंड क्यू आ गया, चलो। लॉजिक गेट नहीं है, तुम लोग कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें पढ़ लोगे तो मैं यहाँ पे तंग नहीं करूंगा तुम्हें। ऑल तो मेरे को भी नहीं आता। नहीं नहीं, हम लोग ने पढ़ा यूनिवर्सिटी में वैसे, हाँ, बहुत बहुत सारा पढ़ा यूनिवर्सिटी में। खैर, अच्छा जी, कौन बच्चा है भाई? रियाज कर लेगा, रियाज रीड कर लोगे? The diagram shows an AC generator used to power a lamp. The coil rotates in a clockwise direction, भाई कौन सा which हाथ magnetic लगाओगे पहले ये बताओ, फिलामेंट्स का कौन सा, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल? left hand. अबे कैसे, जनरेटर है भाई, एसी जनरेटर के अंदर तो राइट हैंड लगता था ना? नहीं। So- No, sir. अबे डीसी डीसी मोटर के अंदर राइट हैंड लगता है, लेफ्ट हैंड लगता है ब्रो। एसी जनरेटर के अंदर राइट हैंड लगता है, समझ लो। Hmm. नहीं समझ लो? Yes, sir. पक्की बात है ऐसी? पक्की बात है। चलो ओके, डन हो गया, आ जाओ भाई। विच मैग्नेटिक पोल्स आर एक्स एंड वाई? एक्स, ओके। अच्छा करंट की डायरेक्शन दी हुई है, कॉइल, अच्छा कॉइल की रोटेशन दी हुई है, इसका मतलब है फोर्स यहाँ पे लग रही है, राइट? फोर्स इधर लग रही है यहाँ से, फोर्स यहाँ से यहाँ पे लग रही है, ओके। लगा लो फिलामेंट लेफ्ट हैंड रूल, लगा लो कहीं पे भी। Sir, X is a North Pole. एक्स आप नॉर्थ कह रहे हो, वाई साउथ कह रहे हो, अच्छा जी ऐसा कह रहे हो। अगर मैं लगा लूँ, मेरे पास करंट यहाँ पे आ रहा है, सही है, और मेरे पास फोर्स नीचे जा रही है, थंब नीचे होना चाहिए, अबे लो, अब मेरा तो हाथ फंस गया। अच्छा जी, ये आ रहा है, फोर्स ऊपर है, करंट सामने जा रहा है, करंट सामने जा रहा है। अच्छा तो नॉट नॉट एन एक्स नॉट तुम कह रहे हो है ना, ऐसे तो नहीं कह रहे? Yes, sir. एक्स नॉट कह रहे हो, हाँ जी, एक्स नॉट है भाई, मेरे पास भी एक्स नॉट आ रहा है, सही है। तुम्हारी जो सेकंड फिंगर होने वाली है, सेकंड फिंगर यहाँ पे होगी, तुम्हारा थंब जो है वो ऊपर होगा, तुम्हारी फर्स्ट फिंगर इधर आ रही होगी, राइट? इस तरह से हो जाएगा। चलो, डन हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, उमर जरा रीड कर लोगे? अबे थंब ऊपर आएगा ना, ये ऐसा होगा, एक सेकंड रुको, मैं पिक्चर भेज रहा हूँ ग्रुप पे। ग्रुप 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 ग्रुप, तुम लोगों का ग्रुप कहाँ है? ये रहा, ये देखो ऐसा बन रहा होगा, करंट यू जा रहा है, थंब यू आ रहा है, ये आ रहा होगा, ये देखो, सही है। ये तुम लोग के पास बन रहा होगा, सही। अब मेरी फर्स्ट फिंगर जो है वो मेरे सामने की तरफ जा रही है, और सामने वाई है, राइट? सो सामने, और जहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो वाले, और राइट हैंड लगाना है भाई, लेफ्ट हैंड नहीं लगा देना, सही है। जहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो बेसिकली साउथ पोल होता है, और जहाँ से आती है वो नॉर्थ पोल होता है, सही है। चलो आगे आ जाओ, जल्दी से रीड कर लो भाई। A transformer is needed to convert a supply of 240 volt AC into 4800, which सही pair है। of coils is suitable for this transfer? फॉर्मूला क्या होता है भाई? वी एस या V वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन NS पी ओवर NP एन over एस, N. ओए सेम वाला होते हैं, सही है। अच्छा जी, अगर हम वी पी देखें, सो 240 डिवाइडेड बाय 4800, राइट? सो कितना बन जाएगा, वन जा वन जा एंड 20 जा, राइट? सो 0.05 आ रहा है, 0.05 आ रहा है, राइट? इसका मतलब है एन ओवर पी का रेशियो आ रहा है 0. एन ओवर एस का रेशियो आ रहा है 0.05, राइट? अब तुम जो है एन पी ओवर एन एस को डिवाइड करके देख लो कौन सा आंसर इससे मैच करता है, राइट? ट्रायल एंड एरर वाले हिसाब किताब है, पहला तो नहीं कर रहा होगा, ये कर रहा होगा? नहीं पहला नहीं कर रहा होगा, आई थिंक दूसरा वाला कर रहा होगा। एक सेकेंड, 50 डिवाइडेड बाय 1000 करो, अगर एक से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो है वो, हाँ यार ये तो कर रहा है, ये सही हो जाएगा, इसका मतलब है। बी अगर चेक करो, 240 डिवाइडेड बाय 4800 है, ओके। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो?
सी वाला है 24 डिवाइडेड बाय 4, हम्म 24 डिवाइडेड बाय 480 वाला। 24 डिवाइडेड बाई, हाँ, 480 नहीं ना ब्रो, प्राइमरी वर्ड सेकेंडरी करो ना, हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है ना, प्राइमरी वर्ड सेकेंडरी करना है ना, तो तो 480 क्या डिवाइड बाय 24 होगा, समझ रहे हो? ये आ गया। करें? चलो जी, ओके जी, आगे आ जाओ, बल्कि, हाँ जी, अच्छा जी, तो हमारे शुरू आखिरी के 5 क्वेश्चन बाकी, जल्दी जल्दी निपटा दें। सो तुमसे कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ कॉइल ऑफ अ वायर wrapped around a soft iron core. Okay. So power supply, the wire is connected to the DC power supply as indicated. Okay. Soft iron core है, DC power supply के across अगर wrap कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो है ये आयरन कोर, तुम्हें पता है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा फॉरन फॉरन, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं आ रही होगी, राइट। A small compass needle is placed at point P. In which direction does n pole of the compass needle point? Okay. तुम ये देख लो कि भाई करंट यहाँ से फ्लो होगा, सही है। कन्वेंशनल करंट हम ले रहे होते हैं, सही है, यूं फ्लो करेगा, सही है। ग्रिप रूल तुम अप्लाई कर लो, राइट, राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर तुम्हें नहीं दिखा, नहीं याद है राइट हैंड ग्रिप रूल, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आई विश कि मेरे पास वही रहा, सही है। राइट हैंड ग्रिप रूल ऐसा दिखता है, सही है। तुम वायर को ग्रैब करो अपने सीधे हाथ से, सीधी मुट्ठी से, एंड प्लेस द कर्ल्ड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। प्लेस द कर्ल्ड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर करंट यूं जा रहा है, सो तुम्हारी फिंगर सारी की सारी इस डायरेक्शन में कर्ल्ड होनी चाहिए, राइट। एंड वेर एवर यूर थंब पॉइंट्स, वहाँ पे नॉर्थ पोल होने वाला है, राइट। सो एग्जैक्टली इसी केस की तरह जैसे इन्होंने बना के दिया हुआ डायग्राम में, यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, राइट। सो द लाइन विल बी लाइक दिस, इस तरह से होंगी, राइट। एंड अब तुम देख लो कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे यहाँ पे जा रही है, तो उसने भी राइट की तरफ वो करना होगा, तो टुवर्ड द बॉटम ऑफ द पेज, नो, टुवर्ड द बॉटम यहाँ पे अगर रखोगे तो टुवर्ड द बॉटम आएगा, राइट। टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पेज, वो तो नहीं आएगा इस सूरत में। टुवर्ड द राइट ऑफ द पेज, दैट इज करेक्ट। टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज, अगर तुम जो है वो यहाँ पे रखोगे ना, तो वो टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज देगा, सही हो गया। खैर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ओके। Nucleus. Okay, the nucleus contain electron. No, electron नहीं करता, सही है. The nucleus contain the same number of proton and neutron. This is also not necessary. Okay. The nucleus has a total charge of zero. नहीं, nucleus is positively charged always because it contains proton. Okay. And then the nucleus is very small compared to the size of the atom. That is correct. Okay. न्यूक्लियस का जो साइज होता है 1 एक्सपोनेंट -15 डायमीटर होता है, और एटम का जो साइज होता है वो 1 एक्सपोनेंट -10 होता है। नॉट रिक्वायर्ड ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर चाहिए होता है, सही है। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहा है कि तुम्हें जिंक दे दिया है 38 30, सो 30 तुम्हारे पास प्रोटॉन नंबर है, और माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन नंबर तुम्हारे पास आ जाएगा 38, राइट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा जी, द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ बीटा पार्टिकल पासिंग थ्रू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे तुम्हें पता है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, सही हो गया। अच्छा जी, एंड बीटा पार्टिकल एंटर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज होता है तो वो टुवर्ड द ऊपर चले जाएगा, यू चले जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, क्या कहते हैं, टुवर्ड द टॉप ऑफ द पेज हो जाएगा, डाउनवर्ड, ओके, ऑन द प्लेन ऑफ द प्लेन तो नहीं होगा, बस ए हो जाएगा स्ट्रेट अवे, राइट। लास्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द बीटा रेडियस ऑफ द लेड, ओके। सो इलेक्ट्रॉन एक इमिट हो जाता है, राइट, न्यूक्लियन नंबर सेम रहते हैं, प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो सी तुम्हें लग रहा है स्ट्रेट अवे, राइट। तो बस तुम्हारे पास ये कहानी हो गई, सही हो गया। तो चलो बस अब आज की कहानी यहाँ पे एंड कर दें, अब इंशाल्लाह कल एक और पेपर देखेंगे।